सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 6 देख रहे हैं, राजनीतिक दल। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी यानी दल। अब आप एक बात समझिए कि जैसे आपका बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो आप एक पार्टी देते हैं। तो पार्टी आप अकेले तो नहीं करते, आपके घर वाले होते हैं, साथ में आपके दोस्त होंगे, आपके कुछ पड़ोसी होंगे। तो ये लोग एक पार्टी में आ गए। तो पार्टी का मतलब यही हुआ कि यहां पर लोगों का एक समूह है, लोग जो एक काम के लिए आए हैं और वो काम है आपका बर्थडे पार्टी, आपका जन्मदिन का समारोह। इसी तरीके से जब राजनीतिक या राजनीति, राजनीति का मतलब होता है राज करने की नीति, पॉलिसी, किस तरीके से शासन किया जाए, सत्ता ली जाए, किस तरीके से लोगों के ऊपर शासन किया जाए। तो ये जो राजनीति के लिए लोग आपस में मिलते हैं और एक सोच होती है, एक विचारधारा होती है जिससे वो लोग आपस में आते हैं। जैसे आपके बर्थडे के लिए सब आए, है ना। तो इसी तरीके से किसी एक विचारधारा के कारण लोग जुड़ते हैं और उनका मेन एम होता है कि वो सत्ता हासिल करें, चाहे वो एमसीडी हो यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, नगर निगम हो, चाहे पंचायत हो, चाहे फिर वो विधायक बनना चाहे वो मिनिस्टर्स बनना चाहे या फिर एमपी बनना चाहे या और कोई पद, जो भी संवैधानिक पद होता है जो इलेक्शन से मिलता है आपको, इसके लिए राजनीतिक दल बनते हैं। ये राजनीतिक दल की पूरी कहानी हो गई। तो पहले हमने ये देखा कि जब संविधान बनाया गया, सरकार बनाई गई, सरकार काम करे, लोकतंत्र का जो उदय हुआ, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ बनी, उसमें ये जो राजनीतिक दल है उनका बहुत बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत बड़ी भूमिका है। अब आप देखिए, आपको कोई बात कहनी है, अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप किसी जैसे बंदे को जाके कह सकते हैं, लेकिन आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं और उनको जाके किसी राजा को बात कहनी है, किसी शासक को बात कहनी है, तो इतने करोड़ लोग तो नहीं कह पाएंगे। तो एक राजनीतिक दल, उसके साथ वो जुड़ेंगे, उनकी विचारधारा के साथ जुड़ेंगे। और ये राजनीतिक दल के साथ आने का मतलब ये है कि जब आप राजनीतिक दल में आ गए तो आपको कुछ थोड़ी बहुत पावर मिल गई, एक तरीके से एक जान पहचान हो गई, और फिर ये राजनीतिक दल के जरिए आप अपनी चीजें हासिल करना चाहेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक दल किस तरीके से काम करते हैं, वो बनते कैसे हैं, उनकी प्रकृति क्या है, इस पर नजर हम डालेंगे। एक और सवाल हमारे दिमाग में जो उठता है कि हम राजनीतिक दल क्यों चाहते हैं, हमें जरूरत क्यों है राजनीतिक दल की। लोकतंत्र में इतने दलों का होना बेहतर है, कितने दलों का होना बेहतर है, 1, 2, 100, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप। राजनीतिक दल की देखिए हर चीज में कुछ कमियां होंगी। एक साहब आए आपके पास, उन्होंने कहा यार कुछ मीठा ठीक नहीं था, या केक जो था वो चॉकलेट ही नहीं था, इन्होंने खाने का इंतजाम नहीं किया, बस केवल रिफ्रेशमेंट कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी पार्टी में कई लोग खामी निकाले। तो हर एक चीज के पहलू होते हैं। तो राजनीतिक दल की क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं और किस तरीके से इनको दूर किया जा सकता है। तो हर एक राजनीतिक पार्टी के कुछ ना कुछ एक वो सिंबल होते हैं जिसे आप पहचानते हैं। जैसे यहाँ आप पहचान जाएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस है, ये हाथी मायावती जी की पार्टी है, साइकिल जो है ये मुलायम सिंह जी की, अब अखिलेश जी की पार्टी है, शिवसेना जो है वो आपके ठाकरे साहब की है, ऐसी सीपीआई है, येचुरी साहब लोगों की पार्टी है। इस तरीके से हम पहचानते हैं कि ये अलग अलग विचारधारा के अलग अलग, जैसे मार्क्स, कोई एक कार्ल मार्क्स रहे, उनके विचार पे आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व के एजेंडे पे चलती है, जो कांग्रेस है वो आपके धर्मनिरपेक्षता पे चलती है। इनकी राजनीति, इन दोनों की राजनीति जो है वो जातियों पे आधारित है। शिवसेना भी महाराष्ट्र, मराठा और हिंदुत्व पे बात करती है। तो सवाल उठता है कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, जरूरत क्यों है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल, आप एक जैसे अलग अलग संस्थाएं होती है ना, आप अगर आधार कार्ड बनाने जाएंगे तो किसी संस्था में जाएंगे, किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे।
अगर आप इनकम टैक्स पे करने जाएंगे तो किसी संस्था में जाएंगे। इसी तरीके से राजनीतिक दल भी हमारे देश में या किसी भी देश में एक संस्था है जो आसानी से आप देख सकते हैं। इनके भी ऑफिसेज होते हैं, इनके भी मंत्री महामंत्री होंगे, कुछ उपाध्यक्ष होंगे, इनके भी कोई ट्रेजरर होंगे। तो सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए लोग ये मानते हैं कि पार्टियां जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि लोग आमतौर पर जो नेताओं को थोड़ा अलग नजरों से देखते हैं, यानी कि इस आपके यहां लिखा हुआ है कि लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं, यानी कि उनको गलत मानते हैं, उनके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते। ये किताब में दिया हुआ, मेरा ऐसा मानना नहीं है, लेकिन लोग आमतौर पर ऐसी राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई, जैसे मान लीजिए पानी नहीं आ रहा या कोई बाढ़ आ गई तो उससे जो नुकसान हुआ या कोई दंगा हो गया, सबके लिए जिम्मेदार पार्टियों को ही माना जाता है। ये जो राजनीतिक पार्टी है उन्हीं के जिम्मे ये चीज डाली जाती है। 100 साल पहले बहुत ही कम ऐसे देश थे जिनमें कोई राजनीतिक पार्टी होगी। राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ ही नहीं था उस समय, बहुत ही मुश्किल से आपको मिलेगी अगर 100 साल पहले जाएं। लेकिन आज आप देखेंगे कि बहुत ही कम ऐसे देश हैं जहां पर राजनीतिक पार्टियां नहीं है, चाहे एक ही हो, मैं नाम लूंगा चाइना का आगे चल के, चाहे एक ही पार्टी हो, लेकिन आपको पार्टियां जरूर मिलेगी, राइट। तो राजनीतिक दल का अर्थ क्या हुआ? जैसे मैंने आपको पहले हमने जब भूमिका देखी तो मैंने राजनीतिक दल का आपको पूरी तरीके से अर्थ बताने की कोशिश की। तो एक राजनीतिक दल उन लोगों का समूह है, उन लोगों का ग्रुप है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उनको लगता है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, उनमें लगता है कि इस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए जो जिस पार्टी से वो जुड़ते हैं, और सरकार में सत्ता पाने के लिए वो एक साथ आते हैं। यानी कि वो आते इसलिए नहीं, जैसे आपके यहाँ पार्टी में लोग जो आए बर्थडे पार्टी में, वो पार्टी एंजॉय करने आए, आपको आशीर्वाद देने आए। लेकिन जो यहाँ जो जुड़ते हैं लोग, उनका मेन मोटो ये होता है कि उनको सत्ता हासिल हो, किसी न किसी से कोई पद हासिल हो और कनेक्शंस बने। वे सामूहिक भलाई, क्योंकि राजनीति का मतलब ही ये होता है कि आप किसी की भलाई करें। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पार्टियां हैं, ये दोनों पार्टियां जो दिख रही हैं आपको, इनकी ये है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, SC है, ST है, OBC, इनको आगे बढ़ाया जाए। यहाँ जो पार्टी है वो महाराष्ट्र की बात करती है कि मराठी लोगों को उनका एक स्टेटस मिले, जो इनका ये कहना है कि जैसे उत्तर भारतीय, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो वहां पहुंच जाते हैं, उनके खिलाफ ये बात करते हैं। तो इनका काम है कि सामूहिक भलाई और जो नीतियां और कार्यक्रम जिस पे ये सब सहमत हो जाते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई एक आर्टिकल ऐसा है जिसको एब्रोगेट करना है, हटाना है, ये चीज ये देश के लिए ठीक नहीं है, तो सब लोग मिलके अगर ये मानते हैं तो एक पार्टी में आ जाते हैं। तो उनकी एक विचारधारा, एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। अब पार्टियां एक समाज में मौलिक राजनीतिक विभाजन को दर्शाती है। कहने का मतलब यह है कि एक पार्टी कहती है कि पूरा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, यानी कि सारे धर्मों को समान मानना चाहिए। लेकिन एक पार्टी कहती है कि जो हिंदू धर्म है यही बेस्ट है, और एक पार्टी कहती है कि कोई सिख धर्म बेस्ट है। तो ये तीनों ने अपने आप एक सामाजिक विभाजन को दिखा दिया। यानी कोई कहता है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल लिया, कोई केवल पिछड़ी जाति की बात करता है, वो कहते हैं कि ये दबे कुचले हैं, इनकी बात की जाए। कोई केवल मुसलमानों की बात करेगा कि इनकी हालत सच्चर कमेटी में बताया गया है कि जो SCs है उनसे भी बुरी हालत है इनकी, तो वो इनकी बात करेंगे। तो एक तरीके से राजनीतिक विभाजन बता दिया इन्होंने। तो पार्टियां जो है उसको देख के यह बता सकते हैं कि ये किस मुद्दे पे बात करती है, किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ती है। तो पार्टी समाज के एक हिस्से किसी वर्ग, किसी समुदाय से संबंधित होती है। जैसे मैंने कहा कि अगर भाजपा है तो वो हिंदुत्व के बात करेगी, अगर AIMIM है पार्टी तो ये मुसलमानों की बेहतरी की बात करेगी, ये हिंदू की बेहतरी की बात करेगी। तो सब किसी न किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। तो एक राजनीतिक दल के 3 पार्ट हम कर सकते हैं, मोटे तौर पे 3 घटक कह सकते हैं उनको। एक तो नेता होगा, जैसे अगर मान लीजिए भाजपा का नेता अगर अभी माने तो आप नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहेंगे तो फिर राजीव गांधी के पुत्र जो है वो राहुल गांधी हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो ये नेता केजरीवाल साहब हो जाएंगे। ऐसे एक नेता होगा। इसमें फिर और वो होते हैं जो इस पार्टी के सदस्य बनते हैं, जो सक्रिय होते हैं। सक्रिय मतलब जो इस पार्टी में रहकर काम करते हैं। जैसे कोई धरना देना हो, या कोई ज्ञापन देना हो, या चुनाव लड़ना हो, चुनाव की तैयारी करनी हो, ये सारे काम सक्रिय सदस्य करते हैं।
और उसके बाद कुछ होते हैं जो अनुयायी है, जो समर्थक है। आज जैसे ट्विटर और फेसबुक ये सब चीजें आ गई हैं, तो इस पे जो लोग इनका समर्थन करते हैं वो आपके अनुयायी हो गए, समर्थक हो गए, जो इनके फेवर में बात करते हैं, और ये आमतौर पे वोटर्स भी होते हैं जो इनको वोट करेंगे। ये अनुयायी या समर्थक हो गए। फिर उसके बाद जब बात आती है कि राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं, इनके काम क्या है, असली कामों में अगर डिवाइड किया जाए तो देखिए मेन चीज ये है कि जो राजनीतिक पद हुए, जैसे आपका, जैसे अभी एग्जांपल लिया कि विधायक, एमपी, जो लोकसभा के सांसद हो गए, राज्यसभा के सांसद हो गए, ऐसे कई जगह संवैधानिक जो पद है जिसमें राष्ट्रपति भी आते हैं, वो सब राजनीतिक पदों को भरने के लिए, उन सभी राजनीतिक पदों में जो शासन के पद है, जो सत्ता के पद है, उसमें आके राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना। राजनीति, फिर से बताऊं, राज करने की नीति, मतलब किस तरीके से राज किया जाए, शासन किया जाए। तो जब शक्ति मिल जाती है, जब अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं, जनता आपको चुन लेती है, मतदाता आपको चुन लेता है, तो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो पार्टियां करती क्या है, ये चुनाव लड़ती है, क्योंकि हर चीज हमारे देश में, जैसे खासतौर पर डेमोक्रेसी में, ये चुनाव से होता है। यहाँ तक कि जो पंचायत होते हैं उसमें भी चुनाव होता है, नगर निगम में भी चुनाव होता है। अगर आप अपने एक ऑफिस की बात कर लें, या किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी क्लास में अगर आप बैठे हुए हैं, तो वहां पर भी चुनाव से मॉनिटर बनाया जाता है ना, जो स्कूल लीडर बनाया जाएगा। तो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ये देश की बात हो रही है, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। और जो पार्टियां, मैंने जैसे इनका नाम ले लिया चारों का, तो ये अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, ये अपना, ये अपना, ये अपना, तो ये चारों उम्मीदवार खड़े होंगे, इनके बीच में टक्कर होगी। टक्कर मतलब जितने ज्यादा लोग जिसको मतदान करते हैं, तो जिसको सबसे ज्यादा मतदान हो जाएगा वो जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। ये एक चीज हो गई। अब दूसरी बात इसमें आती है कि देश के लिए कानून बनाने में पार्टियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। अब आप देखिए कि जब आपने किसी को इलेक्ट किया तो वो पहुंच गया विधानसभा, आपने किसी को इलेक्ट किया वो गया पंचायत, आपने किसी को इलेक्ट किया वो पहुंच गया लोकसभा। अब ये जो है, ये क्या है, यही तो लेजिस्लेचर है, यही तो कानून बनते हैं। खासतौर पे जो हमारा सबसे बड़ा, जिसे कहेंगे सबसे बड़ा मंदिर है आपके लॉ का, कानून का, वो क्या है, लोकसभा। तो लोकसभा में सारे कानून बनते हैं मोस्टली। लोकसभा कानून बनाती है, लोकसभा रूल्स रेगुलेशन बनाती है। तो ये जो पार्टियां हैं, इनके लोग ही तो यहाँ इलेक्ट होके आते हैं, ये फिर कानून बनाते हैं। तो औपचारिक रूप से कानूनों पर बहस होती है। यानी कि होता यह है कि जैसे मान लीजिए कोई सत्ताधारी दल है जिसके पास पावर है, ये हमारा देश के प्रधानमंत्री जिससे आते हैं। अब दूसरा जो इनके विपक्षी दल होंगे, और ये अपना पक्ष पेश करेंगे, ये अपना पक्ष पेश करेंगे, तो बीच में बहस होगी। तो इस बहस से बहुत सारी चीजें निकल के आती है पक्ष और विपक्ष की, कि भाई अगर कोई कानून ये लेके आते हैं, या कोई लेजिस्लेशन, कोई बिल लेके आते हैं, उस बिल में कोई कमियां हैं, तो ये विपक्ष वाले बताते हैं कि देखिए इसमें ये अमेंडमेंट आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से बहस की जाती है और फिर विधायिका से पारित किया जाता है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। तो ये जो दल है, जो राजनीतिक दल है, वो सरकार बनाते भी है और चलाते भी है। और जो नीतिगत निर्णय है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बीजेपी को इलेक्ट कर लिया, बीजेपी की मेजॉरिटी आ गई, तो इनकी एक कैबिनेट बनती है। तो एक तो ये होता है कि ये बिल लेके आते हैं लोकसभा में, ये बिल की चर्चा होती है जो जनता से संबंधित है। कुछ जो इनको पावर्स दिए गए उस हिसाब से ये कैबिनेट होती है, इनके जो मंत्री होते हैं वो बैठ के फैसला लेते हैं। और इस तरीके से विधानसभा, विधान परिषद, ये सारे लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर ये फैसले लेते हैं और बेसिकली नीतिगत निर्णय लेते हैं। जो पॉलिसीज देश के लिए लगानी है, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे वो और जातियों की बात हो, किसी को रिजर्वेशन देने की बात हो, तो जो दल हार जाते हैं, जैसे ये तो जीत गए, अब हार गए, मान लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस हार गई, तो हार क्या गई, मतलब इनको कम सीटें मिली। तो जो दल हार जाते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। उनका काम क्या है कि जब आप सारे काम खुद करते रहेंगे तो आप निरंकुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो ये निरंकुशता को रोकती है, यानी इनका बहुत बड़ा रोल होता है कि जो भी गलतियां सरकार कर रही है, जो भी गलत नीतियां ये ला रही है, या किसी मामले में विफल हो जा रही हैं, कहीं ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, जैसे इकोनॉमी गिर रही है, जीडीपी गिर रही है, तो इसके लिए जो विपक्ष है वो मोर्चाबंदी करेगा, वो इनको बताएगा, वो इनके खिलाफ बात करेगा, इनकी नीतियों को सुधारने की कोशिश करेगा, आलोचना करेगा, क्रिटिसिज्म करेगा कि यार ये काम आप ठीक नहीं कर रहे, जरा इसको ठीक से करिए, ये चीजें इसमें हैं। आप इस मतलब पक्ष, अगर सरकार को कोई पक्ष देख नहीं रही है या वो देखना नहीं चाहती है, तो जरूरत ये है कि जो विरोधी दल है वो उनको दिखाएं कि देखिए यहाँ भी आप प्रॉब्लम हो रही है, इसको भी ठीक करिए, चाहे कोई भी समाज के किसी भी लेवल पे हो या हमारी जरूरत के किसी भी लेवल पे हो। तो दल जो है जनमत को आकार देते हैं। जैसे जनमत, जब वो अपनी विचारधारा रखते हैं तो लोग उनको सुनते हैं, इस हिसाब से जनमत बनता है। और ये जो है खासतौर पर जो
विपक्षी पार्टी है, ये मुद्दों को उठाते हैं, उजागर करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर सरकार जो है कि कहीं धरना हो रहा है, कहीं प्रदर्शन हो रहा है, इसको देखना ही नहीं चाहती, इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती, तो ये जो विरोधी दल है ये आएंगे इनके पास, इनको चाहे वो संसद हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, किसी न किसी तरीके से इनको ये चीज बताएंगे कि देखिए साहब, यहाँ जो आप नहीं देख रहे हैं ये भी हिंदुस्तान का एक तबका है, इसके लिए सुनिए। तो पार्टियां लोगों को सरकारी तंत्र और सरकार द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करती है। जैसे अब आप देखिए कि आप जब एक सरकारी आदमी के पास जाते हैं, अफसर के पास जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है ना, हमारा जो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के पास चले गए कि भाई मैं बीजेपी का आदमी हूं, मैं बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हूं, ऐसे ही उप महामंत्री हूं या पर्यवेक्षक हूं, ऐसे ही बीजेपी का या कांग्रेस का है, तो आप उनके पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, तो आपको आसानी होगी। आपके हो सकता है कि पड़ोस में ही कोई एक नेता रहता हो, तो उससे बात करना आपके लिए आसान होगा बनिस्बत कि आप सरकारी अधिकारी के पास जाएं। तो ये एक आम धारणा है, ऐसा सही नहीं है, ये चीज सही नहीं, लेकिन आम धारणा है जो खिताब में दे रखा है आपके। तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर दल ना हो, आप सवाल उठा सकते हैं भाई राजनीतिक दल की जरूरत क्या है, इतने आप एग्जाम लेते हैं, इतने बड़े बड़े आईएएस और पीसीएस सिलेक्ट होकर आते हैं, इन्हीं में से बना दीजिए। लेकिन राजनीतिक दल की जरूरत इसलिए होती है कि जब जनता की बात आती है तो जनता इलेक्ट करती है, जनता अपने हिसाब से चुनती है कि ये आदमी हमारे लिए सही है, ये पार्टी हमारे लिए सही है। अगर मान लीजिए कोई दल ना हो तो सारे के सारे दल, सारे के सारे आदमी, जैसे ये साहब है, ये साहब है, कोई और साहब को ले लीजिए, ये सारे कैसे लड़ेंगे? ये कोई पार्टी नहीं है तो निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय का मतलब होता है बगैर दल के, किसी दल से संबंधित नहीं, इंडिपेंडेंट कहते हैं इनको। तो अगर ये निर्दलीय है तो ये निर्दलीय लड़ेंगे। तो जब किसी पार्टी कोई नहीं होगा तो इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी तो नहीं होगी। एक पार्टी जिसका एक संगठन है, जो जिसकी एक विचारधारा है, जब वो अपना पॉइंट लेके चलती है तो लोग जानते हैं कि हाँ भाई अगर मैं बीजेपी को वोट दूंगा तो हिंदुओं का भला होगा, हिंदुत्व की बात होगी। अगर मैं किसी सीपीआई को बात करता हूं तो जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, मतलब जो किसान है, मजदूर, उनको फायदा होगा अगर मैं सीपीआई को वोट देता हूं तो। इस तरीके का लोगों में बिल्कुल विचार है। तो अगर आप राजनीतिक पार्टी नहीं होगी तो आप कौन उत्तरदायित्व लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो गैर दलीय आधार होने वाले जो पंचायत चुनाव है उनको भी देख लीजिए। जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें कोई पार्टी नहीं होती है कि भाई मैं कांग्रेस का हूं, मैं सीपीआई का हूं या मैं किसी समाजवादी पार्टी से हूं। जो पंचायत होता है उसमें तो कोई भी चुनाव, कोई भी पार्टी नहीं होती है। लेकिन वहां पर भी अगर पूरा गांव देखें तो ये अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। पूरा गांव जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम खेमा कह रहे हैं यहाँ पे। और उम्मीदवार क्या करते हैं, मतलब जो हर एक पद के लिए, क्योंकि पंचायत में तो बहुत सारे पद होते हैं, पंचायत में खुद ही 5 लोग होंगे, तो ये जो है, ये जो दल है या ये कहें ये जो भाग बन गया है एक गांव का, ये एक पंच को वोट देगा, ये एक इन लोगों को वोट देगा, ये उनको वोट देगा, ये उनको वोट देगा, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे धर्म के आधार पे हो। क्योंकि हमारे यहाँ जातिगत राजनीति और धर्म के बेस पे राजनीति बहुत ज्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा है। अब सवाल ये उठता है कि बड़े समाजों में प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जैसे मैंने कहा हमारी जो जनसंख्या है 135 करोड़ से ऊपर है। 135 करोड़ ये बहुत बड़ी जनता होती है। इसमें एससी भी है, इसमें एसटी भी है, इसमें मुस्लिम भी है, इसमें बौद्ध भी है, इसमें हिंदू तो 80% है ही। तो इतने सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करे? भाई एक एक दल बन जाते हैं, हर एक तबके का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं वो लोग। इस तरीके से एक बड़े समाज जो होते हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलता है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो राजनीतिक दल इनको पूरा करते हैं और प्रतिनिधि या तो पक्ष रखते हैं, विपक्ष रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा कानून बना दिया जिससे जो क्रिश्चियंस हैं उनको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, उनको दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होगा कि इनके लिए जो बात करता होगा, वो क्रिश्चियन के लिए जो बात करता होगा, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनकी बेहतरी के लिए जो बात करता होगा, वो दल काम करेगा। उन दलों के पास ये लोग जाएंगे। इसीलिए मतलब राजनीतिक दलों की बहुत आवश्यकता है। तो कितने राजनीतिक दल है, कितने राजनीतिक दल होने चाहिए, कौन सा आइडियल नंबर है? 1 हो, 2 हो, 5 हो? तो लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। आप और मैं मिलकर भी बना देंगे, आप और मैं मिल जाए, जो भी अभी सुन रहे हैं, जो भी मैं बोल रहा हूं, हम लोग एक दल बना सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो हर इस तरीके से हम अगर दल बना दें तो हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक दल है। अब आप देखिए जितने दल हैं उसमें से 750 तो ये निर्वाचन, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें ही 750 बाकायदा पंजीकृत है। इसका मतलब 750 रजिस्टर्ड है,
बाकी कितने सारे हैं इनकी कोई गिनती नहीं है। तो कुछ देश ऐसे हैं जहां पर केवल एक पार्टी है, वही सरकार में आती है, वही सरकार चलाती है और एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ने की बात क्या है इसमें, क्योंकि एक ही पार्टी आती है, इसको हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था। तो आप देखिएगा चाइना में, नॉर्थ कोरिया में और भी देश है जहां पर ये सिंगल पार्टी सिस्टम है। यहां पर एक पार्टी का पूरा प्रभुत्व होता है, कंट्रोल होता है, उनके ऊपर कोई अपोजिशन नहीं होता। जैसे हमने विपक्षी पार्टियों की बात की, यहां पर कोई विपक्षी पार्टी होती ही नहीं है, तो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई दिक्कत आ रही है, सरकार ने कोई डिसीजन लिया, तो कोई है ही नहीं जो इनको प्रोटेस्ट कर सके। इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो स्टेट है, जो शासन है, वही इलेक्शन को भी कंट्रोल करता है। इसे हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से आपका मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं और सबके सब पावर के लिए लड़ रही हैं, सबके सब। और जितनी ज्यादा पार्टी होगी उतना ज्यादा कोalition बनेगा, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां हैं। अब छोटी छोटी पार्टियां मेजोरिटी में तो नहीं आ पाएंगी, तो कोalition बनता है, जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, हिंदुस्तान भी इसी में आता है। ऐसे आपका मैं एक पीछे आऊंगा, पहले मैं आपको आगे 2-3 चीजें इसमें किताब में जो है वो दिखा दूं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, मैंने कहा था चीन का नाम मैं लूंगा, तो चीन में केवल कम्युनिस्ट पार्टी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार आ सकती है। तो ये एक ही पार्टी है यहाँ पर। वन पार्टी सिस्टम का है चाइना में, नॉर्थ कोरिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जो एक पार्टी है, इसको हम बहुत अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि ये लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी मतलब यह है कि हर आदमी, हर एक तबका, हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक स्टेटस के आदमी को बकायदा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये कब हो सकता है, जब लोकतंत्र हो। कम्युनिस्ट पार्टी एक ही है वहां पर, तो वहां आप ये नहीं मान सकते कि डेमोक्रेसी है। लेकिन फिर भी देश अच्छा चल रहा है, जो इकोनॉमी है उसमें सेकेंड लेवल पे है। तो ये अपने अपने विचार है। और किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली को चुनाव में कम से कम 2 दलों की प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देनी चाहिए। जैसे हम अभी कह रहे थे कि प्रतिस्पर्धा यानी कि जो कंपटीशन है, उसमें सभी को समान अवसर आना चाहिए। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कई देश हैं जिसमें मुख्य दल हो, केवल 2 दल हो। एक, जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो एक उनमें डेमोक्रेटिक है, एक रिपब्लिकन है। अब यहां पर आ जाते हैं यहाँ पर, तो जैसे आप देखिए, और भी ये इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, कई जगह डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है। अब ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी डोमिनेंट पार्टी है जो हमेशा पावर में आती है। जैसे जापान है, इसमें लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो हमेशा आ जाती है, 55 साल से वही राज कर रही है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि कई ऐसे देश है जहां पर 2 दलीय व्यवस्था है, 2 दल है। ये डेमोक्रेटिक है, जैसे रिपब्लिक अमेरिका में है। तो ऐसे पार्टी सिस्टम में 2 दलीय शासन व्यवस्था हो सकती है, जैसे ब्रिटेन अमेरिका में है। तो कभी डेमोक्रेटिक वाले आएंगे, कभी रिपब्लिक वाले आएंगे। तो ये हो सकता है कि यदि कई दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। मैं एक और लेवल बताता हूं आपको। एक दल हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक दल हो गया बीजेपी, एक दल हो गया सीपीआई, एक दल हो गया आपका एसपी। इतने सारे दल, ये तो मैंने केवल 4 नाम लिए जो आप जानते हैं। तो जब इतने सारे दल आपस में लड़ते हैं सत्ता हासिल करने के लिए, तो सभी को प्रॉपर मौका मिल रहा है। और उसके बाद सभी जो है वो लड़ते हैं। उसके बाद ये बहुपक्षीय प्रणाली कहते हैं हम इसको। और इसमें हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी को बहुमत प्रॉपर ना मिल रहा, तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस और सीपीआई मिलकर बना ले, वो एसपी के साथ चले जाए और फिर वो सरकार बना ले। तो जब बहुदलीय प्रणाली में कई चुनाव के दल मिलते हैं, तो मोस्टली ये लोग, जब इनके नंबर्स आते हैं, तो ये मिलके, जैसे मान लीजिए अगर 200 सीट चाहिए, अब इनके पास है 80 या फिर मान लीजिए 60 है, इनके पास आपके पास 60 है, 200 हो गया ना, तो 140 में 100 या 60 इनके पास है, 40 इनके पास है, कितना हो गया, 60 से 120 और 40, 120 और 40, 160 फिर 40 इनके पास है। तो अगर 60, 40 और 40 मिल जाए तो ये 140 हो जाएंगे, तो अपने आप इनको बहुमत मिल जाएगा। तो ये तीनों हाथ मिला लेंगे, इसे हम कहते हैं गठबंधन या मोर्चा। ये मिलके काम करते हैं। तो बहुप्रणाली, जैसे मैं बताऊं आपको कि 2019 में महाराष्ट्र के चुनाव हुए, इसमें जो एनसीपी है, कांग्रेस और शिवसेना, जबकि शिवसेना का और इनका बल्कि विचारधारा बिल्कुल अलग है, ये तीनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। इसे कहते हैं गठबंधन या मोर्चा। तो ये हो सकता है कि लोग कहें कि ये तो गड़बड़ हो गई, इनकी विचारधारा ही अलग है, ये लोग तो बात करते हैं किसी और चीज की, तो अस्थिरता दिखती है हमें। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो
धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं ये लोग, ये मराठियों की बात करेंगे, मराठा की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, और ये अपने जो कमजोर तबका है यानी कि किसान तबका उनकी बात करेंगे। तो ये तीनों जब मिल गए तो तीनों के तीनों ने कहीं ना कहीं कई लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे दिया, कई लोगों को एक तरीके से सरकार में रिप्रेजेंटेशन मिल गया, किसानों को भी, मुसलमानों को भी, और जो SC ST OBC उनको भी, और मराठों को भी, इस तरीके से। तो 2004 में एक और एग्जांपल देता हूं, 2004 में जो संसदीय चुनाव हुए थे यानी कि जो हमारे देश के चुनाव हुए थे, उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा यानी कि जो जिसे लेफ्ट की बात करते हैं, CPI वगैरह, CPI CPIM, ये सब मिलकर इन्होंने सरकार बनाई थी। तो सबका रिप्रेजेंटेशन हो गया था। तो इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग दल हैं उनके अलग अलग विचार हैं, हित है, वो सब मिल के काम करते हैं। तो हर देश, अब आप ये कह सकते हैं ना कि भाई एक जगह आप सिंगल पार्टी सिस्टम कह रहे हैं, एक जगह मल्टी पार्टी, एक जगह डोमिनेंट सिस्टम, ऐसा क्यों है? हर जगह डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? हर जगह 2 पार्टी सिस्टम क्यों नहीं है? ब्रिटेन और अमेरिका ऐसा क्यों इनका अलग है? तो देखिए, हर एक देश की परिस्थितियां आज से नहीं बनी हुई है, सालों साल से जो परिस्थितियां बनती चली आई हैं उसके कारण ये व्यवस्था हुई है। कई जगह बहुदलीय व्यवस्था अच्छी है, कई जगह 2 पार्टी सिस्टम अच्छा है। हमारे देश में इतनी विविधता है, इतने धर्म है, इतनी जाति, इतने सारे विविधता ले लेंगे आप, तो इतने लोगों को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप 2 पार्टी तो कर ही नहीं सकते, एक पार्टी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसीलिए हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत सारे पार्टियां लड़ती हैं, भिड़ती हैं और शासन करने के लिए वो गठबंधन भी बनाती हैं। तो ये हमने पहला पार्ट देखा। अभी एक और पार्ट देखेंगे, राजनीतिक दलों के बारे में बात करेंगे। तो शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।